तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MIL हिंदी अंबर भाग 2 का जो चैप्टर नंबर 3 है। मुझे किसी ने कमेंट में बताया था कि सर हमारा चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए। तो ये चैप्टर नंबर 3 है किरणों का खेल, और इसी के पूरे प्रश्न उत्तर को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके जो लेखक हैं वो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। और कवि परिचिति से हम लोग कुछ पहले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था? उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के चीद गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि गुप्त जी की शुरुआती रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो उनकी प्रारंभिक कविताएं प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होती थी। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि परिवार से गुप्त जी को कौन से संस्कार प्राप्त हुए थे? तो उन्हें अपने परिवार से राम भक्ति की भावना तथा काव्य सृजन के प्रति विशेष रुचि विरासत में ही मिली थी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा के सदस्य किस अवधि तक रहे? मतलब एक बार राज्यसभा के सदस्य भी बने थे, तो कब से कब तक बने थे? तो वे वर्ष 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पांचवा नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किस कृति के कारण मिली थी? तो उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति थी भारत भारती, जो 1912 में उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में व्यापक प्रतिष्ठा दिलाई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर है कि गुप्त जी के काव्य में किन वर्गों के प्रति विशेष संवेदना दिखाई देती है? तो उत्तर में लिखेंगे, उनकी रचनाओं में समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित तथा उपेक्षित लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति और मानवीय संवेदना व्यक्त होती है। अगला बिंदु है, मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे, उनका निधन वर्ष 1964 में हुआ था। फिर से प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक चेतना। दूसरा है समाज के वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा है गांधीवादी विचारों का प्रभाव। चौथा है मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है। 9 नंबर का एक प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, किसान, द्वापर, जय भारत तथा विष्णुप्रिया प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है कि साकेत किस प्रकार की रचना है और इसके रचयिता कौन है? तो उत्तर में लिखेंगे, साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। साकेत को महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है हिंदी साहित्य के। ठीक है। मतलब आज तक की जितनी रचनाएं हुई हैं उनमें एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के तौर पर साकेत भी है। अब बात करेंगे हम लोग पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न एवं उत्तर की, जिसमें बोध एवं विचार भी आता है। तो सही विकल्प इसमें सबसे पहले दिया गया है MCQ टाइप का। तो कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें से हो सकता है इसका आंसर आप लोगों को पता भी हो कि हरित त्रिण का तात्पर्य क्या है। तो 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से सही जवाब होगा हरी हरी घास। अगला प्रश्न है, कविता में मोती किन्हें कहा गया है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से सही जवाब होगा आपका ओस की बूंदे को मोती कहा गया है। और एक प्रश्न है, कविता में विरामदायिनी किसे कहा गया है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लेना चारों ऑप्शंस। उसमें से संध्या को विरामदायिनी कहा गया है। अब बात करेंगे हम लोग निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर बिल्कुल पूर्ण वाक्य में देने को कहा गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है? उत्तर में लिखेंगे, किरणों का खेल प्रकृति के मनोहारी रूप का चित्रण करने वाली प्रेरणादायक कविता है। धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर कर रही है? तो धरती हरी भरी घास और वनस्पतियों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है या फिर जाहिर करती है। ठीक है। व्यक्त करना, जाहिर करना, प्रकाश करना, ठीक है, ये सारी बातों का मीनिंग सेम है। वृक्ष क्यों झूम रहे हैं? मतलब कविता में जो वृक्ष झूम रहे हैं वो क्यों झूम रहे हैं, ये बताना है। तो शीतल और मंद हवा के चलने से वृक्ष आनंद पूर्वक झूमते दिखाई देते हैं।
सूरज मोती का उपहार कब बटोर लेता है? तो प्रातः काल, मतलब सूर्य के उदय होते ही जो सूरज है ओस की बूंदें समाप्त हो जाती हैं और मानो सूर्य उन्हें समेट लेता हो। अगला प्रश्न है, जल और थल में चांदनी बिछी होने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि चंद्रमा का प्रकाश जल और धरती दोनों पर समान रूप से फैलकर सुंदर दृश्य उत्पन्न करता है। 4 नंबर का प्रश्न है कि संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है? तो संध्या संध्या का समय दिन भर के कार्यों के बाद विश्राम का संकेत देता है, इसलिए उसे विरामदायिनी कहा गया है। एकदम इजी प्रश्न है, कोई भी इसका आंसर बनाकर लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए, जिसमें से पहला नंबर प्रश्न आता है, कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? तो देखिए, कवि ने चंद्रमा की किरणों को प्रकृति की शोभा बढ़ाने वाली बताया। उनके प्रकाश से धरती, आकाश, वृक्ष और हरियाली सुंदर एवं आनंदमय दिखाई देती हैं। और एक प्रश्न है, धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है? तो उत्तर में लिखेंगे, धरती हरी भरी घास, पौधों और वृक्षों की ताजगी तथा हरियाली के माध्यम से अपनी प्रसन्नता और पुलक व्यक्त करती हैं। ग नंबर का प्रश्न है, रवि धरती पर फैले मोतियों को कैसे बटोर लेता है? तो रात्रि में पत्तों और घास पर मतलब पत्तों और घास पर जो जमी मतलब ओस की बूंदें जमी होती है, जमकर जो रहता है, ठीक है, तो जमी ओस की बूंदें सूर्योदय के साथ सूख जाती है। इसी कल्पना को कवि ने सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेने के रूप में व्यक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नियति को नटी क्यों कहा गया है? उसके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, कवि ने नियति को नटी इसलिए कहा है क्योंकि वह निरंतर परिवर्तन और सृजन का कार्य करती रहती है। दिन रात का क्रम, ऋतु परिवर्तन तथा प्रकृति की सभी गतिविधियां उसी की लीला का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निरानंद है कौन दिशा? कविता के इस प्रश्नवाचक पंक्ति से क्या कवि का आशय क्या है? तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि प्रकृति का प्रत्येक कोना, मतलब ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां पे आनंद ना हो। मतलब प्रत्येक कोना आनंद, सौंदर्य और उल्लास से भरा हुआ है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहां प्रसन्नता का अभाव हो। ठीक है, जहां पे प्रसन्नता दिखाई न देती हो, ऐसा कोई भी कोना नहीं है प्रकृति का। इसलिए कवि ने यहाँ पे निरानंद है कौन दिशा की बात की है कि कौन दिशा है जहां पे आनंद नहीं है। अब बात करेंगे हम 4 नंबर प्रश्न की, जिसमें से यहाँ पे ये 2 अंक वाला गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने को कहा गया था। तो पहला प्रश्न है इसमें से, किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। देखिए, मतलब किरणों का खेल जो कविता है उसमें प्रकृति का क्या सौंदर्य है वो बताना है। तो इस कविता में पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। चांदनी से जल और थल प्रकाशित है। हरी दूब, झूमते वृक्ष, मंद पवन, ओस की बूंदे और संध्या का मनोहारी दृश्य प्रकृति की रमणीयता को दर्शाते हैं। ख नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद और सूरज की क्या क्या भूमिकाएं हैं? उत्तर में लिखेंगे, चांद रात में और सूरज दिन में अपनी किरणों से प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। इनके प्रकाश से पेड़ पौधे, नदी, तालाब और धरती की शोभा बढ़ती है तथा जीवन का विकास संभव होता है। आगे बात करेंगे तो प्रश्न है ग नंबर का, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रस्तुत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए, कविता में दिन रात का क्रम, सूर्योदय, फिर सूर्यास्त, ओस तथा चांदनी, ओस तथा तो सूर्योदय, सूर्यास्त, चांदनी, ओस
तथा प्रकृति के निरंतर बदलते रूपों का वर्णन है। इसी से स्पष्ट होता है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत ही नियम है। देखिए, ध्यान से सुनकर देखिए कि सूर्य उदय होता है, फिर सूर्य अस्त चला जाता है, चांदनी निकलती है, फिर से चांदनी अस्त हो जाती है, ओस की बूंदें गिरती है, फिर सूख जाती है। तो परिवर्तन हो ही रहा है, इसलिए प्रकृति का नियम ही है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगला घ नंबर का प्रश्न है कि पठित कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति से हमें कौन सी सीख मिलती है। बिल्कुल इजी सी बात है कि यह कविता हमें कर्मशीलता, परोपकार, सौंदर्य, प्रेम और निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। प्रकृति का प्रत्येक रूप जीवन को सकारात्मक बनाने का संदेश देता है। आगे बात करेंगे विशेष टिप्पणी के तौर पर, सॉरी विशेष टिप्पणी नहीं, यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या के बारे में। ठीक है, तो सप्रसंग व्याख्या की अगर बात करें तो पहला नंबर है क नंबर में, यहाँ पे क होना चाहिए था लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पे क होगा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ठीक है, मतलब ये है कि बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से और कितने शांत और कितने चुपचाप। तो ये जो पंक्ति दी गई है कविता से दी गई। ठीक है, तो इसका हम लोग उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 2 में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता जो है किरणों का खेल से ली गई है। व्याख्या की अगर बात करें तो व्याख्या में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि प्रकृति के कार्य कभी रुकते नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, मतलब प्रकृति के जो कार्य हैं वो कभी भी बंद नहीं रहते हैं। रात्रि के समय भी प्रकृति शांत, एकांत और निरंतर अपने कार्यों में लगी रहती है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए निरंतर कर्म करते रहने का संदेश हमें दिया है। ठीक है, दूसरा नंबर जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार है कि है बिखेर देती वसुंधरा सबको, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको उनको सदा सवेरा होने पर। तो ये जो पंक्ति है इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पंक्तियां अंबर भाग 2 में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता किरणों का खेल से ली गई है। व्याख्या के तौर पर अगर बात करें तो यहाँ कवि ने ओस की बूंदों को मोतियों के समान बताया है। ओस की जो बूंदें हैं वो मोतियों के समान हैं। रात्रि में धरती पर ओस की बूंदें बिखर जाती है और प्रातः सूर्य निकलते ही वे सूख जाती हैं। कवि ने प्रकृति का सुंदर मानवीकरण करते हुए उसके मनोहारी रूप का चित्रण किया है। अब बात करेंगे भाषा एवं व्याकरण की, जिसमें पाठ में आया अनुप्रास अलंकार के उदाहरण एवं परिभाषा की बात करिए, बताया देने को कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, मतलब अनुप्रास अलंकार कहते किसको हैं। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार, अलंकार तो आप लोग पढ़े होंगे श्योर, मुझे पता है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो एक अलंकार यह है अनुप्रास अलंकार, आप पढ़ के रखिए। बहुत सारा अलंकार है लेकिन उसमें से ये अनुप्रास अलंकार भी आता है। दो तरह का अलंकार है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो उनमें से एक के अंदर आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी पंक्ति या वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होने से शब्दों में मधुरता और सौंदर्य उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ण की बात हो रही है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर कौन से वर्ण हैं जो बार बार आए हैं, तो च वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार कौन सा है, मतलब ये लाइन ही अनुप्रास अलंकार है। खेल रही है जलथल में, यहाँ पर देखिए 2 से ज्यादा बार ल ही आया है, तो यहाँ ल वर्ण की पुनरावृत्ति होने का अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तीसरा नंबर है पुलक प्रकट करती धरती। अब ये देखिए, यहाँ पे प की पुनरावृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होता है। और एक मैं बता देता हूँ, जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे सब अक्षर, सब शब्द से पहले र है, इसलिए वहां पे र की बनावट है।
अब बात करेंगे निम्नलिखित संधि को शब्दों को संधि के रूप में जोड़कर लिखना, जैसे समयुग्यम संयम, समयुग रचना संरचना, समयुग विधान संविधान। मतलब यहाँ पे जो म है वो उधर अंगा बिंदु में तब्दील हो जाता है। समयुग शोधन संशोधन, समयुग स्मरण संस्मरण, और समयुगहार मतलब संहार और संहारक। ठीक है, आगे है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे अवनी, दो दो या फिर तीन जो भी है पर्यायवाची शब्द लिखना था। अवनी मतलब धरती पृथ्वी वसुंधरा, अंबर मतलब आकाश नभ आसमान, तरु मतलब वृक्ष पेड़ पादप, पवन मतलब हवा वायु समीर, चंद्र मतलब चांद चंद्रमा शशि, रवि मतलब सूर्य दिन का प्रभाकर, चारु मतलब सुंदर आकर्षक सुहावन, निशा मतलब रात राति यामिनी। तन का मतलब होता है शरीर देह काया, और किरण का मतलब है ज्योति प्रभा रश्मि। अब देखिए 4 नंबर और अंतिम वाला पॉइंट है ये आप लोगों के इस चैप्टर का। निम्नलिखित निपातों के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाइए। निपात की परिभाषा मतलब निपात किसको कहते हैं, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो निपात वे अव्यय शब्द होते हैं जो स्वयं कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं देते, बल्कि वाक्य के अन्य शब्दों पर मिलकर विशेष अर्थ या भाव प्रकट भी करते हैं, जैसे भी तो मैं यूं आदि। ठीक है, तो भी से हो गया। अगर वाक्य बनाएंगे तो निपात शब्द जो है जहाँ पर मतलब ये एंडिंग पॉइंट है शब्द का, यहाँ से अब छोटा नहीं हो सकता, लेकिन ये अंत में जुड़ता है तो बहुत शब्द का मतलब थोड़ा वैल्यू बढ़ा देता है भी। तो देखिए रीना रीना भी आज विद्यालय समय पर पहुंची, ही मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो तुमने यह काम तो बहुत अच्छे से किया, भर मैं दिन भर पढ़ाई करता रहा, केवल इस प्रतियोगिता में केवल 10 विद्यार्थियों का चयन है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये छोटी सी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को और किसी चैप्टर की ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है, MIL हिंदी की जो आप वीडियो देख रहे हो कौन से ज़िले से देख रहे हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, मुझे ज़रूर बताना। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।